नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो धनखड़ साहब के इस्तीफे के पीछे चल रही कहानियों से लेकर के एफटीए और मालदीव को मिल रहे दान से लेकर के और मोदी जी को मालदीव में आतंकवादी कह दिए जाने तक बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी खबरें हैं जो चल रही हैं। एक एक करके जरा विस्तार से हम आपसे समझ लें दर्शकों की सुविधा के लिए कि क्या कुछ खेल है ये। शुरुआत हम धनखड़ साहब से करते हैं सर। धनखड़ साहब को लेकर के जिस तरीके की खबरें चल रही हैं, सचिवालय सील हो गया, पद से हटा ही गए, स्टाफ हटा दिया गया, अब जान के खतरे की भी खबर आ रही है। दूसरी तरफ चर्चा ये भी चल रही है कि धनखड़ साहब भले ही जिस तरीके से आसन पर बैठ करके भाजपा और संघ के लिए बैटिंग करते रह गए, लेकिन जिस तरीके से उनको हटाया गया, विपक्ष के कहने के बाद भी उनका फेयरवेल करने को सरकार जो है वो तैयार नहीं है और तुरंत के तुरंत जो है चुनाव घोषित करा दिया जाना, 15 घंटे के बाद मोदी का जो है पहला ट्वीट आना धनखड़ साहब के इस्तीफे पर, ये सारी कहानी कुछ और है। और एक और चर्चा चल रही है कि धनखड़ साहब इसका बदला जरूर लेंगे। क्या धनखड़ साहब वास्तव में संघ भाजपा से अगेंस्ट जा करके और बदला लेंगे, मोदी से हिसाब बराबर करेंगे हटाए जाने को अपने? जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, हम लोग प्रबंधन शास्त्र में, मैनेजमेंट में जो भी कहते हैं उसके पीछे जो संकेतक होते हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। देखिए, सारे संकेतकों का विश्लेषण कर लिया जाए। पहला संकेतक यह है कि धनखड़ साहब एक बुद्धिमान आदमी हैं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो विधानसभा के सदस्य थे, वो चौधरी देवीलाल के बहुत नजदीक थे, वो सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिश लॉयर थे। इसका माने बुद्धिमान आदमी तो हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। ये बात तो एस्टेब्लिश हो गई। ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि जब वो गवर्नर बने थे वेस्ट बंगाल के, तो उन्होंने जो काम किया था और जिस प्रकार से काम किया था वो बिल्कुल शोभनीय नहीं था। उसके पहले गवर्नर जो है वो राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं हुआ करते थे। उन्होंने सक्रियता दिखाई और वो किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अच्छा, अपने उन्होंने कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी को दिखाए और भारतीय जनता पार्टी से उसका पुरस्कार भी पा लिया। उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। उनका भारतीय जनता पार्टी का बैकग्राउंड तो है नहीं भाई। उनका बैकग्राउंड जो है वो तो चौधरी देवीलाल के शिष्य थे और कांग्रेस में रहे, तो कांग्रेसी बैकग्राउंड के आदमी को वाइस प्रेसिडेंट मोदी जी जैसे लोग बना दें, इसका मतलब यह है कि ही प्लेड हिज कार्ड्स वेरी वेल। अच्छा, जो आदमी ताश का इतना अच्छा खिलाड़ी हो और जिसको सारी चीजों का राजनीति का आइडिया हो, और अब जो हुआ है इसका मतलब यह है कि एक सोची समझी रणनीति है। अच्छा, ये भी सतपाल मलिक को पता, ये धनखड़ साहब को पता है, ये भी पता है कि अगर वो चूके उनका हश्र क्या होगा। क्योंकि देखिए, एक चीज तो ये होती है कि आप अगर सफल हो गए बहुत अच्छी बात है, अगर असफल हो गए तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात पता है कि आज की भारतीय जनता पार्टी की रिजीम में अगर आप सफल हुए तो आसमान है, असफल हुए तो गड्ढा है। तो ये सतपाल मलिक को पता था। 3 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बड़ी निष्ठा से उपराष्ट्रपति पद पे बैठ के काम किया, गवर्नर के पद पे बैठ के काम किया। इसका मतलब यह है कि उनको सारी चीजें पता थीं। उनको ये सारी चीजें पता थीं कि ये जो होगा, अगर ये इसमें असफल हो गए तो इनको बहुत बड़ी कीमत उसकी चुकानी पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने ऐसा किया। 6 महीने से तैयारी कर ली। 6 महीने से इन्होंने किसानों के हित में बात करनी शुरू कर दी, अपने अपॉइंटमेंट्स करने शुरू कर दिए। इसका मतलब यह है कि ही न्यू कि जो आरएसएस का नेटवर्क है, जो भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क है, इनको जीने नहीं देगा। इसके बावजूद इन्होंने किया। जब इन्होंने निर्णय ले लिया कि मैं रिजिग्नेशन दे दूंगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 3 मंत्रियों से इनसे संपर्क किया, इनसे कहा कि रिजिग्नेशन मत दीजिए। क्यों कहा इसलिए कि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और इनकन्वीनियंट पोजीशन धनखड़ साहब ने क्रिएट कर दी। भाई, आज के तारीख में डिफेंसिव कौन है? बीजेपी है, एनडीए है। क्योंकि धनखड़ साहब जो उनकी इतनी निष्ठापूर्वक सेवा कर रहे थे, उनको इस प्रकार से पदमुक्त करना या उनसे रेजिग्नेशन ले लेना, तो सारा का सारा प्रश्न जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आ गया। और फायदा किसको मिल रहा है? अपोजिशन को मिल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं थी।
इसका मतलब यह है कि धनखड़ साहब ने ठान लिया और उन्हें पता है कि अगर वो अपनी रणनीति में फेल हुए तो उनके लिए बहुत बड़े मुश्किल भरे दिन होने वाले हैं। फिर वो सतपाल मलिक बनने वाले हैं। फिर जैसे सतपाल मलिक बेचारे किडनी फेल हो गई, जयप्रकाश नारायण के साथ भी हुआ था, आपको पता होगा। खैर क्या पता होगा, मैं उस समय युवा था, आप तो पैदा ही नहीं हुए थे उस समय। जयप्रकाश नारायण भी हॉस्पिटल के अंदर थे, उनकी भी किडनी फेल हो गई थी और वो उनकी अपना वो होता रहता था ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि किडनी फेल कराने में बड़े बड़े सत्ताधारियों को कोई बहुत ज्यादा मुश्किल तो होती नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ही टुक ए कैलकुलेटेड रिस्क। अब ये कैलकुलेटेड रिस्क उस वो आदमी ले जो बहुत बुद्धिमान है, जो अच्छा वकील है, जो राजनीतिज्ञ है, ऐसा उन्होंने नहीं किया है। और ये इंडिकेशन भी मिलने शुरू हो गए। भाई टीडीपी ने भी विरोध कर दिया, पवन कल्याण ने भी धनखड़ साहब के समर्थन में खड़े हो गए, जेडीयू के सांसद भी खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जो कि रामायण सीरियल में बहुत बड़े पात्र बने थे, उन्होंने भी मोदी जी की अनुपस्थिति में बहुत तगड़ा स्टेटमेंट दे दिया। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, टीडीपी और ये कैलकुलेशन हो चुकी है, जिसमें 6 महीने से शायद धनखड़ साहब लगे हुए थे। इस सरकार को गिराया अगर, तब तो धनखड़ साहब अमर हो जाएंगे, और अगर नहीं गिरा पाए तो धनखड़ साहब सतपाल मलिक बन जाएंगे। अगर ही हैज टेकन ए कैलकुलेटेड रिस्क, इसका मतलब यह है बड़ा सोच समझ के रणनीति बनी है। और ये रणनीति का आभास क्योंकि मोदी जी को हो गया था, इसीलिए वो यात्रा में चले गए। मतलब धनखड़ साहब इस स्थिति में हैं कि वो सरकार गिरा पाए? भाई धनखड़ साहब का प्रश्न नहीं उठता है भाई। भाई देखिए, मान लीजिए आपको ये आइडिया मिल गया, आजकल बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं भाई। आपको पता है 200 ये 240 है इनके पास केवल, इनको कम से कम 33 सीटों की आवश्यकता है। और अगर टीडीपी और जेडीयू एब्सटेन ही कर जाए और कुछ भारतीय जनता पार्टी के 45 सांसद जो है, जो कांग्रेसी बैकग्राउंड के हैं, वो जो है एब्सटेन कर जाएं या क्रॉस वोटिंग कर दे, ना भी करे क्रॉस वोटिंग, अगर एब्सटेन कर जाएं तो उन्हें ऐसा तो है नहीं कि आर्मी पकड़ पकड़ के लाएगी और पार्लियामेंट के अंदर उनसे वो लगवा लेगी। भाई नहीं आएंगे, नहीं आए, बीमार हो गए साहब, विदेश चले गए, कुछ कर लिया, कार से निकल गए, गोवा चले गए, जैसे एकनाथ शिंदे आसाम चले गए थे, शाम को जाम छलकाते हुए दिखे। तो ये देखिए, ये राजनीति के अंदर होता रहता है। तो इसका मतलब यह है कि धनखड़ साहब नहीं करेंगे जो कुछ करेंगे, वो एक कैलकुलेटेड गेम है जिस हर पात्र को अपना अपना रोल प्ले करना है। धनखड़ साहब एक सूत्रधार उसके बन गए और वो अनुकूल हो गया अपोजिशन के लिए भी। एसआईआर में मोदी जी फंसे हुए हैं, मोदी जी जो हैं वो पहलगांव में फंसे हुए हैं, मोदी जी जो है ऑपरेशन सिंदूर में फंसे हुए हैं, अब ये धनखड़ साहब में फंसे हुए हैं और इसके बाद सरकार को बचाने फंस गए, इसलिए वो निकल लिए बाहर। उन्होंने कहा यार जो होना है भैया हो, अमित शाह तुम संभालो, नहीं संभालो तो जाओ यार, मैं तो विदेश जाके चाय पी के आता हूँ, मालदीव में जाके 5,000 करोड़ मैंने दे दिए हैं, 10-5,000 करोड़ और बांट दूंगा, मेरी जेब से कौन सा जाना है, जो जाना है देश की जनता को जाना है। अडानी को जो मुझे देना था वो मैंने दे दिया, अंबानी को जो देना था दे दिया, अब जनता जाने, उसका काम जाने। तो ये धनखड़ नहीं करेंगे, ये सर्कमस्टेंसेस करेंगी, ये समय करेगा। और समय इस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है कि आज के तारीख में वो अपोजिशन जो पूरी तरह से डिसयूनाइटेड था, जिसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की थी, 3 लोगों ने समर्थन इंडिया गठबंधन से वापस ले लिया था, आज के तारीख में आम आदमी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन तो कर नहीं सकते। तभी अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जाके धनखड़ साहब से मिले थे, तो अपोजिशन को यूनाइट कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग हैं उनको डिवाइड कर दिया। यही स्ट्रेटेजी धनखड़ साहब की काम कर गई। धनखड़ साहब की स्ट्रेटेजी जो है वो निश्चित तौर पे मोदी जी के लिए, मोदी सरकार के लिए अस्थिरता का विषय बन सकती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का इलेक्शन जो है उस पर बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा हो चुकी है। जो आंकड़े हैं उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और अगर जैसा जो है वो निकल करके आ रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का जो डर है वो वोट के रूप में दिखा, जिसको आप जो है अंतरात्मा की आवाज कह रहे थे, कि अगर वो अंतरात्मा की आवाज जाग जाती है तो निश्चित तौर पे मोदी जी के लिए दिक्कत वहीं खड़ी हो जाएगी, और फिर शायद वो अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति बन जाएगी और मोदी जी निश्चित तौर पे उसको फेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मोदी जी भाजपा के संसदीय दल की बैठक नहीं करा पाए, वो अविश्वास प्रस्ताव को कैसे फेस कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल एक और चीज है सर, मालदीव जब पहुंचे हैं तो 5,000 करोड़ रुपए का दान दे दिए हैं। उसके मालदीव जाने से पहले ही राष्ट्र जो वहां के प्रमुख के
साले उनसे कहलवा दिया गया मोदी जी को आतंकवादी, और उसके बावजूद भी मोदी जी उस देश में जाते हैं, 5,000 करोड़ दे भी आते हैं। ये क्या चल रहा है? नहीं, 5,000 करोड़ कौन से अपनी जेब से दिया है भाई? ये तो देशवासियों ने दिया है ना, ये तो जीएसटी में दिया है, ये तो पेट्रोल डीजल पे टैक्स पे दिया है। अच्छा, ये भी पता है, सबको पता है, ये तो चलिए जो वहां के प्रेसिडेंट है उनके साले साहब ने मोदी जी को आतंकवादी कहा, इसके पहले भी 2-2.5 साल पहले उनके 3 मंत्रियों ने एक ट्वीट किया था जिसमें मोदी जी और भारत सरकार के बारे में बड़ी अभद्र टिप्पणी की गई थी। बाद में चलिए उसमें कुछ कंप्रोमाइज हुआ, कुछ एक्शन लिया, कुछ लोगों ने माफी मांग ली वो, लेकिन 3 मंत्रियों ने, तो वो कंट्री जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है भाई, 5,000 करोड़ देना है तो मालदीव उसको दे दीजिए, मणिपुर को दे दीजिए, कश्मीर को दे दीजिए, आप बिहार को दे दीजिए, लेकिन आप 5,000 करोड़ जाके उस कंट्री को दे के आए जिससे आपकी दुश्मनी। कहते हैं मेरा सबसे पुराना, सबसे विश्वस्त मित्र, अरे उसके मंत्री आपको गाली दे रहे हैं, राष्ट्रपति का जो साला है वो आपको कह रहा है कि आप आतंकवादी हैं, आप कह रहे हैं मेरा सबसे विश्वस्त मित्र। तो ये जो मैसेजिंग हो रही है देश की जनता को, ये समझ में नहीं आ रही है कि मोदी जी आखिर कर क्या रहे हैं। सर, मोदी जी को इन सारे छोटे छोटे देश जिनकी आबादी अपने यहाँ, मतलब ये जितने देश इस तरीके के हैं, उनके अपने एक राज्य की आबादी उससे अधिक है, सबको जोड़ दिया जाए तो भी, वैसे देशों से इतना प्रेम क्यों है? अरे जब बड़े देश नहीं कुछ लिफ्ट दे रहे हैं तो क्या करें बेचारे भाई, भक्तों को मसाला तो देना ही है। अब वो भक्तों को मसाला देने के लिए यूके में देखिए क्या हुआ, मेरे को बड़ी भावना मेरी आहत हो गई। अब वहां यूके के प्राइम मिनिस्टर ने उनको ले जाके एक चाय के ठिये में खड़ा कर दिया, आपने देखा होगा वीडियो। अच्छा, वो चाय के ठिये में वो पुराने जैसे जमाने की जब मोदी जी अगर चाय बेचते थे, वैसे बड़नगर स्टेशन लोग बताते हैं उस समय था ही नहीं तो चाय कैसे बेचते थे, लेकिन चलिए डिग्री भी थी उनके बाद इंटायर पॉलिटिकल साइंस की, चाय भी बेचते थे, उसी चाय की केतली से चाय पिला दी। अरे यार, चाय की केतली है उस जमाने की क्यों ले आए तुम? मोदी जी को याद दिलाना चाह रहे हो कि तुम चाय वाले हो, लेकिन चलिए मोदी जी को उसमें बहुत बुरा नहीं लगा। फिर उसके बाद वो मालदीव पहुंच गए। अरे दिल्ली आ सकते थे, दिल्ली के अंदर इस समय धनखड़ साहब का रिजिग्नेशन हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से 2 घंटे में मालदीव चले गए होते। वो वहां से इसलिए चले आए कि ही वांट्स टू अवॉइड इंडिया राइट नाउ। तो जो 5,000 करोड़ रुपए हमारे देशवासियों का अधिकार था वो मालदीव को बांटा है, और हमारा पैसा बांटा है, हमारे टैक्स का पैसा बांटा है। एसआईआर में मामला उलझा हुआ है, चुनाव आयोग ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है जैसे कोई तानाशाह ऑर्गेनाइजेशन है। भाई अगर संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन है भी, संवैधानिक संस्था है भी, तो संवैधानिक संस्था का मतलब थोड़ी है कि आप जो है कानून के ऊपर हो गए। आप कहोगे कि हम वोटर आप नहीं हैं, लेकिन हम आपकी नागरिकता नहीं छीन रहे हैं, बाद में होम मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कीजिएगा, आपको नागरिकता मिल जाएगी। इसका माने नागरिक जो है केवल उनके पास कागज नहीं है, उनकी आप वोटर वो छीन के लोगों का अधिकार छीनना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें जिस तरह से चल रही हैं, और जो जेडीयू के सांसद ने बात कही है, बांका के सांसद ने कही है, गिरधारी यादव ने, वो भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि मामला जो है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई मानी बात है अगर आप राजनीतिक पटल पे हैं तो आपको अगले 2 साल थोड़ी देखने हैं, 4 साल थोड़ी देखने हैं, आपको अपने अगले 20-25 साल देखने हैं। तो ऐसे लोग जो समाजवादी बैकग्राउंड के हैं, जो कांग्रेसी बैकग्राउंड के हैं, जो आरएसएस बैकग्राउंड के नहीं है, वहां से किस समय भीतर घात हो जाए और किस समय वो लोग एब्सटेन कर जाएं और सरकार गिर जाए, इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। अब सर एक, खैर अब जरा इन चीजों से आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से मोदी जी एफटीए को लेकर के, भाई मानसून सत्र सदन का चल रहा है, उसके बावजूद भी मोदी जी के लिए एफटीए इतना इंपॉर्टेंट था कि वो सत्र छोड़ करके चले गए। ऑपरेशन सिंदूर से सीज फायर तक सब कुछ बताना था, विजय उत्सव सत्र बता रहे थे उसको, लेकिन उस सत्र से ही वो गायब हो गए। इसका मतलब ये देश के लिए बहुत जरूरी था एफटीए। कितना जरूरी था एफटीए, जरा हम आपसे वो समझना चाहते हैं, क्योंकि वो आपका विषय है। तो आप एक तो हमारे दर्शकों को वो बता दीजिए, दूसरा इस जरूरत जिसको पूरा करने के लिए वो सत्र छोड़ करके चले गए, उससे देश को कितना बड़ा फायदा होने जा रहा है, वो भी हम आपसे समझना चाहते हैं। पहले तो राम प्रकाश जी ये समझिए एफटीए होता क्या है, एफटीए का मतलब क्या है। देखिए, फ्री ट्रेड अरेंजमेंट का मतलब ये, एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर भारत का और चीन का, भारत का, अमेरिका का, भारत का, यूके के बिजनेस में मान लीजिए हमने इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है 20%, कुछ चीजों पे कि यूके से आएगा हम 20% का टैक्स लेंगे। यूके ने लगा रखा है कि अगर इंडिया से उनके यहां सामान जाएगा तो 20% का टैक्स लेंगे। ठीक है, ये 20% हो गया। अब एफटीए का मतलब यह है कि हम अपने टैक्सेस को शून्य के पास कर देंगे, बहुत कम कर देंगे।
अच्छा कर दिया आपने, मान लीजिए 5% कर दिया, 0% कर दिया। फ्री ट्रेड, आप फ्री ट्रेड का मतलब बिना रोक टोक के, बिना टैक्स के, बिना इंपोर्ट ड्यूटी के, एक्सपोर्ट ड्यूटी के आप भेजे जाइए जो बनाए। अब बताइए इसमें फायदा किस देश को होगा? ये उस देश को होगा जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। भाई मान लीजिए टेक्सटाइल हम भी बनाते हैं, टेक्सटाइल यूके भी बनाता है। अब टेक्स जो यूके, आप जानते हैं यूके हो या अमेरिका हो या चाइना हो, उनकी सारी चीजें मशीनों से होती हैं। हमारे देश के अंदर क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, हमारी मैनुअल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, क्यों वो आवश्यक है, क्यों हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट देना है। तो एमएसएमई का रोल तो खत्म हो गया ना भाई। एक मशीन, एक एमएसएमई 5 करोड़ वाला आदमी बना रहा है, एक 50,000 करोड़ का आदमी। तो अडानी अंबानी को तो कोई परेशानी नहीं है, उनके पास तो उसी टाइप की मशीन है जैसे यूके और यूएसए और चीन वालों के पास है, तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बराबर है। लेकिन जो छोटा उद्योगपति है, जो छोटा उद्यमी है, जिसके पास वो मशीनें नहीं है और जो मैन पावर ज्यादा इन्वॉल्व करके प्रोडक्शन करता है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, तो वो माल बेच नहीं पाएगा। यूके का माल हिंदुस्तान के अंदर ठोक दिया जाएगा। आपको बताइए कि मैनचेस्टर का जो टेक्सटाइल कंपनी थी, वो हिंदुस्तान के अंदर सारे कपड़े अपने बेचा करती थी, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो गई थी। तो गांधी जी ने, कांग्रेस ने इसीलिए तो विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी कि हम नहीं यूज करेंगे, हम अपने हाथ के कते हुए कपड़े इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज वी नेवर वांटेड यूके इंडस्ट्री टू एक्सप्लॉइट माय कंट्री। अब आप अमेरिका से भी यही कर रहे हैं, और की और राम प्रकाश जी आप चीन से करने जा रहे हैं। अब आप बताइए भाई, चीन तो वैसे ही माल डंप किए चला जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। अगर आपने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, भैया आपका एक्सपोर्ट तो बहुत कम है भाई, एक्सपोर्टर्स को तो क्या फायदा होगा? 2014 में जो एक्सपोर्ट था वो बढ़ा 15%, इंपोर्ट बढ़ गया 100%। तो अगर दोनों तरफ से टैक्सेस जीरो हो जाए, मान लीजिए इमेजिनरी, तो चीन तो माल भर देगा यहां पे हर चीज, और जब माल यहां भर देगा तो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स मारे जाएंगे। भाई आप इमेजिन कीजिए, छोटी सी बात, एप्पल्स, सेब अमेरिका में भीषण होते हैं, काजू हो गए, बादाम हो गए, अखरोट हो गए, ये अमेरिका में बहुत होते हैं। कैलिफोर्निया के बादाम आप खाते ही होंगे। अच्छा, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेब होता है, अमेरिका में भी सेब बहुत ज्यादा होता है। भाई उनके सेब में अगर हमारे टैक्स हमने लगा रखा है तो उनका सेब महंगा हो जाता है, हमारे वालों को सेब बेचने में आसानी होती है। आपने टैक्स हटा लिया, भाई उनके यहाँ तो सेब सड़ रहा है ना, इतना ज्यादा पैदा होता है क्योंकि उनके यहाँ ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा है और पॉपुलेशन कम है, तो कंजम्पशन तो है नहीं। हमारे यहाँ कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन है, हम खाने वाले हैं, वो बनाने वाले हैं, उनका प्रोड्यूस होगा, सेब ठोक देंगे उन्हें। तो आपको पता ही है कि अमेरिका 1965 में गेहूं समुद्र में फेंकता था, उनके शिप के शिप आके गेहूं समुद्र में डाल देते थे। क्यों डाल देते थे? जिससे ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए कि गेहूं के दाम गिर जाएं। तो सप्लाई को कंट्रोल करते थे जिससे दाम ना गिरे। वही यहां करेंगे, वो सारा माल ठोक देंगे। अच्छा, मोदी जी 3 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफटीए को अपोज कर रही थी और इसको रेजिस्ट कर रही थी। आज के तारीख में क्योंकि मोदी जी फंस गए हर जगह, ऑपरेशन सिंदूर में, एसआईआर में, धनखड़ साहब में, तो इसलिए उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है। और 2 दिन से सारे गोदी मीडिया ये समझाने में लगे हुए हैं कि एफटीए माने बहुत बड़ा काम कर दिया। मेरे हिसाब से एफटीए में हमारे देश के हितों के साथ बहुत बड़ा समझौता हुआ है और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश है, और 1-2 साल के अंदर आपको पता चलेगा हमारी इंडस्ट्री चौपट हो जाएगी। लेकिन मोदी जी को इन सब चीजों से नहीं मतलब है। अंबानी अडानी को नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको वो माल लाएंगे यूके से, चाइना से, अमेरिका से, वही सप्लाई करेंगे, वही अपना ट्रेडिंग कमीशन लेंगे। लेकिन हमारे छोटे उद्योग और एमएसएमई पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, ये मुझे लगता है। नहीं, इसका मतलब तो फिर ये हो गया सर कि जो मोदी जी कह रहे हैं कि यूके के सामान जो है वो सस्ते हो जाएंगे, तो वास्तव में यूके हो, चीन हो या अमेरिका हो, जिस तरीके की स्थिति में आज हम हैं और जिस तरीके के समझौते हम कर रहे हैं, तो अमेरिका से अभी उसको किनारे कर देते हैं, चीन और यूके जिसके पे अभी फिलहाल फोकस है मोदी जी का, वो सारा सामान अडानी और अंबानी साहब के लिए सस्ता होगा जो वहां से लाएंगे और फिर यहाँ बेचेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे डीजल पेट्रोल का हाल है, जैसे गाड़ियों का हाल है कि आप ला तो सस्ते में रहे लेकिन यहां पर आप उसी तरीके से बेच रहे हैं मनमाने रेट पर, और वही है भारी कीमतें देश के लोगों को चुकानी पड़ रही हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हमारे देश के अंदर मान लीजिए स्टील यूनिट लगती है, वो लगती है 1000 टन पर डे की।
क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री हमारी वैसी तो नहीं, चीन से तुलना करेंगे तो चीन क्या लगती है 1 लाख टन पर डे की। अच्छा, आपने इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी है तो एक होता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और एक होता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब यह है कि जितनी बड़ी यूनिट, जितनी बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी, उतना कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि एक जनरल मैनेजर होगा 1 लाख टन में भी और 1,000 टन में भी, एम्प्लॉयज भी कम होंगे, ऑटोमेशन भी ज्यादा होगा, और ऑटोमेशन ज्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, तो खर्चे कम हो जाएंगे। और छोटी कंपनी एमएसएमई के खर्चे ज्यादा होते हैं, इसीलिए तो एमएसएमई को प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। अच्छा, तो इन कंपैरिजन टू चाइना वी आर ए एमएसएमई और चाइना इज ए बिग इंडस्ट्री। उसकी कॉस्ट ऑफ, भैया ये तो फायदा चीन आजकल उठा रहा है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। तो जो चीज पंखे हमारे देश में 800 में बनते हैं, उनके यहाँ 200 में बन जाते हैं। अच्छा, लेबर कॉस्ट उनकी कम है, फिर वो कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, वो ठोक ठोक के काम कराते हैं 18 घंटे। हमारा तो लोकतांत्रिक देश है, हम तो वो नहीं करा सकते। तो 200 में हमारे अंबानी अडानी लाएंगे अपना, उसमें 200 रुपए बनाएंगे, हमारे देश के उत्पादकों को 800 रुपए कीमत बनेगी, वो 400 में बेच के पैसा कमा लेंगे और हमारी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो इंडिया हैज बिकम ए ट्रेडिंग कम्युनिटी नाउ। हमने मैन्युफैक्चरिंग छोड़ दी है, हमने, क्योंकि प्रोडक्शन जब आप करते हैं तो पसीना बहता है, वर्क फ्लोर्स होती हैं, फिर लोग आपको कर रखने पड़ते हैं। ट्रेडिंग में क्या है, चाइना जाइए, जो चीज यहाँ पे 1,000 की मिल रही है वहां 300 की मिलती है, उसमें 200-300 रुपए अपना जोड़ जाड़ के अपना पैसा कमा लीजिए, अपनी मोहर लगाइए। और वहां अभी अभी आपने जो जिक्र किया कि उसको भारत 3 साल से टाल रहा था, उसका विरोध कर रहा था या उसको करना नहीं चाह रहे थे मोदी जी, जो भी हो, तो क्या ये अडानी अंबानी साहब के लिए ही इसको फिर उसी मजबूरी में किया गया है, उन्हीं के लिए किया गया है? नहीं, ये इसलिए किया गया, प्राइमरीली तो इसलिए किया गया है कि इस समय पूरा विश्व जो है वो मोदी जी की कमजोरियों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब क्या अमेरिका किस चीज के लिए एक्सप्लॉइट कर रहा है भाई? अगर डोनाल्ड ट्रंप 25 बार कह चुके हैं कि जो ये अडानी का मामला है या जो ये युद्ध विराम हुआ है ये अमेरिका ने कराया, ये 25 बार कह चुके हैं, मोदी जी जवाब नहीं दे रहे हैं। कारण उन्हें पता है कि अडानी जी फंसे हुए हैं वहां पर। अगर मोदी जी ने कुछ बोल दिया, पार्लियामेंट के अंदर भी बोल दिया, तो अडानी को अंदर करा देंगे। अडानी अगर अंदर हो गए तो मोदी जी का खेल खत्म हो जाएगा। वही यूके का हाल है, हर जगह का देश भाई, सब पता है, वेस्ट को पता है, इंडिया चाइना से दोस्तों कर नहीं सकता। चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, हमारे पास विकल्प ही नहीं है कि हम यूरोप और नेटो के अलावा कहीं चले जाएं। वो भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और चाइना भी एक्सप्लॉइट कर रहा है। चाइना कह रहा है कि भैया देखो, वो तो तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, बहुत दूर बैठे हैं, तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, जो भी दोस्ती दुश्मनी करनी है हमसे करो, हम पड़ोस में बैठे हैं, अगर तुम पाकिस्तान को ठोकोगे तो फिर आगे की सोच लेना। ब्रह्मपुत्रा में वो अपना डैम बना रहा है, तो वो हम हर तरफ से फंसे हुए हैं। हम इस तरह फंसे हुए हैं कि अगर इंदिरा गांधी आज होती और मान लीजिए अडानी जी फंसे होते, वो कहते ले जाओ यार जेल में, हाउ डज इट मैटर टू मी, मेरे को अंतर नहीं पड़ता, कर दो जेल में अंदर कर दो। लेकिन मोदी जी नहीं अफोर्ड कर सकते, इसलिए एवरीबॉडी इज एक्सप्लॉइटिंग मिस्टर मोदी इन दैट प्रोसेस। तो ये जो एफटीए हुआ है ये एक्सप्लॉइटेशन का एक पार्ट है, जो दबाव में लेके उन्होंने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। बिल्कुल, हर मोर्चे पर लगातार मोदी जी फंसते जा रहे हैं, फंसे हुए हैं। अब उनको शायद उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं बचा है, इसीलिए बार बार जो देश जैसे चाहता है वैसे मोदी जी को झुकना पड़ रहा है, सरेंडर करना पड़ रहा है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो यूके हो, और अमेरिका के तो कहने ही क्या। सर, ये अमेरिका जो अभी जिक्र कर रहा था, एक चलते चलते वो भी समझ लें, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि भारत जीरो टैरिफ पर तैयार हो गया है, तो अगर भारत वहां भी जाकर के जब सारे समझौते कर लेगा तो भारत के लोगों के पास क्या बच जाएगा फिर? 5 किलो अनाज लेके और कटोरा लेके लाइन में लगना रह जाएगा। अभी तो 80 करोड़ लोग ले रहे हैं, फिर 135 करोड़ लोग लाइन लेके खड़े होंगे। 6-7 करोड़ गुजराती हो सकता है कि लाइन में ना खड़े हों। उत्तर प्रदेश बिहार वाले तो जरूर खड़े हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर इंडस्ट्री तो लग नहीं रही, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद हो रहे हैं। जो भी इंडस्ट्री लग रही है गुजरात के अंदर लग रही है। इसके पहले इंडस्ट्री कहां लगती थी? महाराष्ट्र में लगती थी, तमिलनाडु में लगती थी, कर्नाटका में लगती थी, तेलंगाना में लगती थी। अब इंडस्ट्री कहां लगती है? दूसरे प्रदेशों की इंडस्ट्री भी गुजरात में लगती है। तो गुजरात वाले को तो बिजनेस, फिर उनके पास ड्रग्स का भी अडानी पोर्ट से आ जाता है, वो भी अपना पैसा कमा लेते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार वाले कामड़ी निकालने में मस्त है। बिल्कुल।
अब ये स्थितियां, देश के लोग अपनी स्थिति को खुद आकलित कर लें कि वो कहाँ खड़े हैं, उनका हासिल क्या है, क्या उनको बताया जा रहा है और असल में उनको मिल क्या रहा है। उधर मोदी जी की स्थिति की हम बात करें तो वो चाहे धनखड़ साहब हो, चाहे एफटीए हो, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो सीज फायर हो, इन सारी स्थितियों पर मोदी जी के लिए सवाल से कहीं ज्यादा वो दुनिया के सामने मजाक बनते चले जा रहे हैं। देश छोड़ दीजिए, दुनिया के सामने मजाक बनते चले जा रहे हैं और उसी तौर पर उनको जो है पूरी दुनिया के लोग उनसे मिल भी रहे हैं। हालांकि हमारा मीडिया उसको डंका बता रहा है। ये डंका कैसे बज रहा है, कहाँ बज रहा है, क्या बज रहा है, अब आप समझते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।